सो आज थर्ड लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग ऑडिट का। अभी तक हमने फर्स्ट टू लेक्चर में डिस्कस किया था डिफरेंसेस को डिस्कस किया था, ऑडिटिंग, कंपाइलेशन, रिव्यू और प्रिपरेशन। अब जो सीरीज है, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो इंटायर सिलेबस ऑफ यूएससीपीए ऑडिट में आपको पूछी जाएंगी और इन टर्मिनोलॉजी को आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, याद नहीं करना है। और अच्छी बात यह कि इनके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो जो भी अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं इसके ऊपर आपको बहुत सारे सिमुलेशंस और इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आपको एंटायर सिलेबस में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला जो वर्ड है आज के इस लेक्चर में, हम ऑडिट असर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा सिलेबस जब भी आप ऑडिट का देखेंगे तो ऑडिट असर्शन वर्ड बहुत बार आपको देखने को मिलेगा और इसको याद नहीं किया जा सकता, इसको केवल प्रैक्टिकली ही समझा जा सकता है। तो पहले डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, सो ऑडिट असर्शन मैनेजमेंट के द्वारा लिए गए क्लेम्स और स्टेटमेंट्स। जब कभी भी किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं तो मैनेजमेंट उसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन, स्टेटमेंट्स और क्लेम देता है। सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है। तो मैनेजमेंट जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? सर, बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। ये सारे मैनेजमेंट आपको बनाकर देता है। आप मुझे बताइए कि क्या आप सीधे इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैनेजमेंट ने कंपनी में जो सेल्स, कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सेल्स डिक्लेयर करिए, क्या वो एक्यूरेट है? मैनेजमेंट ने तो बोल दिया कि हमारी लेट्स से 20 करोड़ की सेल हुई है या 20 मिलियन डॉलर की सेल्स हुई है, तो मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये आपको एक प्रकार का क्या दिया है? डिक्लेरेशन दिया है, क्लेम दिया है कि हमारी इस इंटायर फाइनेंशियल पीरियड में सेल्स हुई है 20 मिलियन डॉलर की। ये अल्टीमेटली अपने आप में क्या है? मैनेजमेंट के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन या क्लेम या स्टेटमेंट्स। तो जो जब भी मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाता है तो उसमें बहुत सारे अजम्पशंस भी होते हैं। जैसे आप में से अगर मैं पूछूं किसी से कोई एक अकाउंटिंग अजम्पशन का नाम बताइए, एस्टिमेट का नाम बताइए, अकाउंटिंग एस्टिमेट जो आपके माइंड में इमीडिएटली स्ट्राइक होता हो। ऑडिट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल थिंकिंग कि सर एक अकाउंटिंग एस्टिमेट का मैं आपसे नाम पूछ रहा हूं और विद इन 30 सेकेंड आपका बटन दब जाना चाहिए कि सर ये होता है। प्रेम केनी गलत है, दीपक एचर गलत है, परवेज इकबाल गलत है, सी अंकुर तुम्हारा भी गलत है। एस्टिमेट, आप अकाउंटिंग एस्टिमेट के बारे में बात कर रहे हैं तो अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या हो सकते हैं? क्या वो मैनेजमेंट एस्टिमेट कर रहा है? जैसे हम अगर बात करें लिटिगेशन कि हमारे ऊपर लिटिगेशन की क्या लायबिलिटी आ सकती है, अपने आप में क्या है? लिटिगेशन, आपकी कंपनी के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लिटिगेशन मैटर चल रहा है और मैनेजमेंट बोल रहा है कि नहीं यार ये तो हम ये डिसीजन हमारे फेवर में आएगा, अपने आप में ये क्या है? एक अकाउंटिंग अजम्पशन है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया असर्शन है कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लायबिलिटी नहीं दिखा रहे क्योंकि हमें लगता है कि हमारे फेवर में डिसीजन आ जाएगा। तो मैनेजमेंट ने एक असर्शन ले लिया, एक एस्टीमेट ले लिया। बीइंग ए ऑडिटर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? बीइंग ए ऑडिटर, आपको यहां पर एज ए ऑडिटर सोचना है। बीइंग ए ऑडिटर आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने बोल्ड में मेंशन की, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैनेजमेंट जब किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करता है तो उसमें वो बहुत सारे असर्शन लेता है, क्लेम लेता है, जिसको एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट असर्शन के नाम से भी जानते हैं। अब ये दो वर्ड मैं बड़े इंपॉर्टेंटली यूज कर रहा हूं, एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट असर्शंस। एक्सप्लिसिट मतलब
जैसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा कि इतने की सेल है, तो ये इंप्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है? एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन हैं, इट इज एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट। आंसर आपको क्लास में पार्टिसिपेट करना है ऑडिट में। कितनों को लगता है ये एक्सप्लिसिट है या इंप्लिसिट है? क्या ये इंप्लाइड है कि कंपनी की 20 करोड़ की सेल है, कि मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करके बताया? एक्सप्लेन करके बताया, ये क्या है? एक्सप्लिसिट है, इंप्लिसिट कहां से हो गया? ये इंप्लिसिट मतलब इंप्लाइड, कि आपको मान के चलना है। इंप्लाइड हिडन वे में हम कह सकते हैं। तो मैनेजमेंट के द्वारा असर्शन लिए जाते हैं किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय। तो बीइंग ए ऑडिटर आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि जब भी आप ऑडिट करें तो ऑडिट असर्शन को चेक करना आपका ऑडिट प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है, ऑडिट असर्शन को वेरीफाई करना। और असर्शन हम यहां पर 5 प्रकार के असर्शन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला असर्शन है एग्जिस्टेंस। जैसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप बैलेंस शीट को देख रहे हैं, तो बैलेंस शीट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है सर? एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी। तो सबसे पहले बीइंग ए ऑडिटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एक्चुअल में चेक करो कि कंपनी बोल रही है मेरी एसेट इतनी है, तो एग्जिस्टेंस में वो है भी कि नहीं है। कंपनी ने आपको बोला मेरे पास 1000 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी है, वो बैलेंस शीट में लिखा प्लांट एंड मशीनरी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहली चीज चेक करना कि अगर कंपनी के बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी आ रही है तो क्या वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कंपनी आपको फॉल्स डिक्लेरेशन दे रही है। तो सबसे पहला असर्शन एग्जिस्टेंस को चेक करना हो। तो एग्जांपल भी मैंने साथ में दिया है। इमेजिन ए ऑडिटर इज एग्जामिन द इन्वेंटरी ऑफ द रिटेल कंपनी, द मैनेजमेंट असर्शन, मैनेजमेंट का असर्शन क्या? एग्जिस्टेंस के ऊपर। The company's management claim that the all item listed as an inventory in the financial statement actually exist. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या? एक इंफॉर्मेशन ही तो है, एक आपको न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन दी गई है। उन्होंने बोला हमारे पास 20 करोड़ की इन्वेंट्री है, तो हाउ यू विल वेरीफाई देम? तो आपको आपकी ऑडिट प्रोसेस लगानी पड़ेगी। तो हर ट्रांजेक्शन के ऊपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर ट्रांजेक्शन के ऊपर, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या असर्शन केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड चीजों के ऊपर ही हो सकते हैं या किसी और चीज के ऊपर भी हो सकता है? हर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड वाली की कुछ और भी, और चीजों के लिए भी हम असर्शन को चेक कर सकते हैं? आपको सोचना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाहर भी कुछ चीजें आती हैं, उसका भी एग्जिस्टेंस चेक किया जा सकता है क्या? तो सर डिस्क्लोजर्स में हम देखेंगे, अभी वो डिस्क्लोजर में आएगा, अभी डिस्क्लोजर में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बीइंग ए ऑडिटर आपको सबसे पहले ये देखना है कि मैनेजमेंट ने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में असेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, बैलेंस, ट्रांजैक्शन रिपोर्टेड किए हैं वो एक्चुअली में एग्जिस्ट हैं या नहीं है, ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड वो ऑकर्ड हुए हैं या नहीं। तो एग्जिस्टेंस एक आपका क्या हो गया? ऑडिट असर्शन हो गया। बात समझ में आ गई? आज के बाद किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप ऑडिट असर्शन वर्ड आएगा। अब मैं आपसे अगर लेमन वर्ड में एक एक लाइन लिखने को बोलूं, अगर आप थोड़ा पार्टिसिपेट करते, सर आप एक्चुअल में असर्शन का कुछ मीनिंग समझे भी कि नहीं समझे, बिल्कुल लेमन टर्म में इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछूं कि आप कभी ये वर्ड को ना भूले, असर्शन का एक्चुअल मीनिंग आप लोग क्या समझे फर्दर आगे बढ़ने से पहले। अगर आप लोगों को एक वर्ड लिखना हो कि सर ये इसका बिल्कुल लेमन मीनिंग होगा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप कुछ लिख रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट लिख रहे हैं अजम्पशन, कुछ लिख रहे हैं कंफर्म द फैक्ट्स, अभी भी वो वर्ड नहीं आया। एग्जामिनेशन, एस्टिमेट, क्लेम दैट इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, इंफॉर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन गिवन बाय द मैनेजमेंट। ये किसने लिखा है? एक सेकेंड, ये जो वर्ड सबसे बढ़िया लिखा है, इंफॉर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन गिवन बाय द मैनेजमेंट, अविनाश दुबे।
परफेक्ट वर्ड में कहूंगा इसको, लेमन टर्म में हम ये कह सकते हैं कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है सर, वो मैनेजमेंट असर्शन है, सीधी बात, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। अब आपको जो मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन दी है, इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है सर? सेल्स अपने आप में एक असर्शन है, परचेज अपने आप में एक असर्शन है, प्लांटेड मशीन, मतलब सर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हर आइटम अपने आप में एक असर्शन है, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन ही तो है। बीइंग ए ऑडिटर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? बीइंग ए ऑडिटर, अपनी ऑडिट प्रोसेस के थ्रू इन असर्शन की एग्जिस्टेंस को क्या करना? वेरीफाई करना। बात क्लियर हो गई सभी को कि सर आपने बिल्कुल सिंपल वर्ड में एक वर्ड बोल दिया कि मैनेजमेंट ने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी बनाया है वो असर्शन है, और हम असर्शन एग्जिस्ट है भी कि नहीं है उसको हम क्या करेंगे? अपनी ऑडिट प्रोसेस से वेरीफाई कर लेंगे सर। बात समझ में आ गई? पहला असर्शन खत्म हो गया। दूसरा है कंप्लीटनेस। कोई इंफॉर्मेशन ओमिटेड तो नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन लेफ्ट आउट तो नहीं है। जैसे कि अभी नीचे हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल, जैसे नीचे मैंने सेल्स के बारे में लिखा है, इफ द कंपनी क्लेम दैट ऑल द रेवेन्यू हैज बीन रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द assertion completeness ensure that no significant sales have been omitted। तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई लायबिलिटी मैनेजमेंट ने ऐसा तो नहीं है छुपा रखी हो। कंप्लीटनेस आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि यार कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं चल रहा हो, कोई लायबिलिटी तो नहीं है जो कंपनी ने हिडन कर रखी हो। तो ये आ गया आपका कंप्लीटनेस। चलिए अपने एक्सपीरियंस से और बताइए और क्या चेक कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एक और असर्शन क्या हो सकता है? अभी मैं नीचे पैर पैर पेज को ऊपर नहीं कर रहा, आप किसी आपको सोचना ही ऑडिटर के जैसे पड़ेगा, तभी आप पास होंगे कि यार किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और क्या देख सकता हूं। एग्जिस्टेंस देख लिया, कंप्लीटनेस देख लिया, कंप्लीटनेस और एग्जिस्टेंस तो देख लिया। सर अगला पॉइंट हो सकता है हमारा एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहें तो वैल्यूएशन की। यार कहीं ने कंपनी ने अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड तो नहीं कर रखा है हमारी लायबिलिटी को, जो वैल्यू असाइन की गई है। क्योंकि आप तो बोल रहे हो कि हमारे पास 20 करोड़ की प्लांटेड मशीनरी, लेकिन आज उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2 करोड़ भी नहीं है। मैनेजमेंट तो बोल रहा है 20 करोड़ की, तो मैनेजमेंट के द्वारा क्या लिया गया? या असर्शन, अजम्पशन कि हमारी जो प्लांटेड मशीनरी आज वो 20 करोड़ की, लेकिन आपको पता है कि वो प्लांटेड मशीनरी के ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, आज की डेट में वो प्लांटेड प्रॉपर्टी मार्केट में 2 करोड़ की भी नहीं है। और यूएस गैप फेयर वैल्यू प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है कि वो इंपेयरमेंट लॉस है, कंपनी ने तो बुक ही नहीं किया है यहाँ पे। अब आप समझो कि सर इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है, तो थोड़ा बहुत अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? इसके अलावा और क्या देखोगे? चलो ये तीन तो सामने थे, तो आपने सोच लिया कि सर एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। और क्या कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड नहीं है, मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल दी, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर एक असर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप बताइए, डिस्क्लोजर इज असर्शन और नॉट? सर गिव मी एग्जांपल। कंपनी का एक ड्रग लाइसेंस था, कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती थी 31 मार्च को। कंपनी के पास एक ड्रग लाइसेंस था कोविशील्ड बनाने का या कोविड की वैक्सीन बनाने का। गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने, जो भी वहां की वैक्सीन का फाइजर जो भी है, गवर्नमेंट ने लाइसेंस उस मेडिकल कंपनी से छीन लिया 31 दिसंबर के बाद। बताइए बीइंग ए मैनेजमेंट क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि इस फैक्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करे? डिस्क्लोज करे। तो आपको देखना पड़ेगा ना कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय क्या मैनेजमेंट ने करेक्ट डिस्क्लोजर किया है या नहीं किया है। ये भी क्या हो गया? अपने आप में एक मैनेजमेंट असर्शन हो गया।
तो सर कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, ये सब क्या है? एक असर्शन है। लास्ट, राइट एंड ऑब्लिगेशन। सर आपने एग्जिस्टेंस तो चेक कर लिया, आप मेरे घर पे आए, मेरे नीचे घर पे 5 मर्सिडीज खड़ी थी, मैंने अपनी बैलेंस शीट में दिखाई है कि मेरे पास 5 मर्सिडीज है। आपने बोला एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, सलूजा जी के घर में 5 मर्सिडीज खड़ी हुई है नीचे। क्या देखने भर से आप ये कह दोगे कि हाँ वो मर्सिडीज बैलेंस शीट में भी आ रही है और मेरे घर के नीचे भी? सर आप तो एग्जिस्टेंस चेक करके आ गए, और क्या पता करना पड़ेगा? सर बैलेंस शीट में डिस्क्लोज भी कर दिए कि न्यूली ब्रांड मर्सिडीज खरीदी गई। डॉक्यूमेंट को कैसे पता करोगे? क्या सिर्फ फिजिकल चीजों को देखकर किसी कंपनी की एसेट्स के बारे में बता सकते हो कि ये बिलोंग्स टू दिस है? कैसे पता करोगे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या आना चाहिए? क्या वो आपके राइट में है या नहीं है? तो ये भी क्या है? मैनेजमेंट का एक असर्शन। मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारे पास 5 करोड़ की कार पड़ी है, 5 करोड़ की, आप तो एग्जिस्टेंस चेक करके आ गए, आप तो बुक में जो वैल्यूएशन था वो भी सही है, हाँ भाई 5 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी है, मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक बोल रहा है, एग्जिस्टेंस में भी है। लेकिन भाई साहब वो प्लांट एंड मशीनरी आपने किसी को बेच दी, अभी उसने डिलीवरी नहीं ली। तो क्या आपके पास राइट एंड ऑब्लिगेशन है? राइट आपके ऊपर है या कोई ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर लाइबिलिटी का? यस और नो, ये कौन देखेगा? तो राइट एंड ऑब्लिगेशन भी क्या है? एक असर्शन है टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज लीगल ऑनरशिप। उसके बाद ये सब आपको प्रैक्टिकली याद रखना है। प्रैक्टिकल मतलब आपको ये वर्ड के अंदर चीजें जो लिखी हैं उससे ज्यादा ये 5 वर्ड के ऊपर फोकस करना है। कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, अब वो आपको कुछ भी चीजें दे सकते हैं, अब आपको पहचानना होगा कि इसमें राइट लगेगा या ऑब्लिगेशन लगेगा, एग्जिस्टेंस लगेगा या कंप्लीटनेस लगेगा, ये आपकी ड्यूटी होगी। लेकिन आपके दिमाग में ये चीज आ जाना चाहिए। कुछ भी प्रैक्टिकल, आप बिल्कुल ये मत सोचो कि ये पेपर कोई थ्योरी जैसे याद करना, मैं तो इसको सबसे ज्यादा डेंजरस मान रहा हूं। इवन ऑडिट समटाइम फार से भी डेंजरस है अगर आप लॉजिकली नहीं सोचते। तो सोचिए आपने 5 चीजें पढ़ी, अब आपको एनालिसिस करना पड़ेगा वहां, और विद इन फ्रेम ऑफ टाइम। तो एक और एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया, असर्शन थिंग्स अबाउट कंपनीज बैंक लोन, द मैनेजमेंट असर्शन देयर इज दैट दे हैव लीगल राइट टू बोरो द मनी एंड दैट द लोन्स आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड एज ए लायबिलिटी। तो फिर ऑडिटर क्या देखेगा? लोन अग्रीमेंट देखेगा कि यार जो टर्म्स एंड कंडीशन मैनेजमेंट बता रहा है ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। आप देखोगे कि नहीं देखोगे? लीगल डॉक्यूमेंट्स को देखोगे कि आपके ऊपर एक्चुअल में ऑब्लिगेशन है या नहीं है। तो कंपनी के राइट एंड ऑब्लिगेशन को भी क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। तो अब इंटायर ऑडिट में जब ये वर्ड आए असर्शन, असर्शन में बोलूं तो तब आप मुझसे मत पूछना सर ये ऑडिट असर्शन आप क्या बोल रहे हैं। ऑडिट असर्शन सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि मैनेजमेंट के द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दी इंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमको 5 चीज वेरीफाई करनी होती। तो देखिए एग्जामिनर कितना स्मार्टली खेलेगा। असर्शन ऑडिटर के द्वारा लिए जाते हैं या मैनेजमेंट के द्वारा? तो आप खुद ही बता दोगे सर ऑब्वियस सी बात है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑडिटर तो असर्शन को क्या करता है? वेरीफाई करता है, वेरीफाई। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इज ऑल्सो deal with the accuracy and adequacy of the financial statement disclosure. All relevant information is properly presented and disclosed. अब सोचिए आप ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज आपने गलत क्लासिफिकेशन कर दिया, कितना डिफरेंस हो सकता है ऑपरेटिंग लीज और कैपिटल लीज के क्लासिफिकेशन के कारण। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फुटनोट्स में और एक्सप्लेनेटरी मटेरियल्स में होते हैं वो भी मैनेजमेंट के द्वारा लिए गए क्या होते हैं? असर्शन। जैसे मैंने आपको लॉ का एग्जांपल दिया कि सपोज कंपनी इज रिपोर्टिंग सिग्निफिकेंट लॉ सूट इन फॉल्ट, तो मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली एग्जांपल दे दिया, वही एग्जांपल मैंने यहां पर मेंशन की है। वैल्यूएशन एंड एलोकेशन के बारे में पढ़ा, डेप्रिसिएशन आपने सही तरीके से चार्ज किया है कि नहीं किया। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा गुडविल अमोर्टाइजेशन कौन सा असर्शन है? कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, राइट एंड ऑब्लिगेशन? बताइए। गुडविल, गुडविल अमोर्टाइजेशन
कौन सा असर्शन है? वैल्यू। अब कई बच्चे कंप्लीटनेस लिख रहे हैं, वैल्यूएशन इन अलोकेशन। अगला आपसे पूछा जाएगा लिटिगेशन। लिटिगेशन आप बता दोगे डिस्क्लोजर। प्लांट एंड मशीनरी में आप वैल्यूएशन भी कह सकते हो और एग्जिस्टेंस भी कह सकते हो, दोनों हो सकते हैं कि सही वैल्यूड है या नहीं है। तो इस तरीके से आपको ऑडिट असर्शन के बारे में ये बात मैंने समझाई है, जिसके लिए हमने 20 मिनट समथिंग लिए हैं इस एक टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए। बस इस एक टर्मिनोलॉजी के ऊपर जब भी स्टूडेंट पेपर देकर आते हैं बोले सर सिमुलेशन आता है, इसीलिए मैंने इसको स्पेसिफिकली डिस्कस किया है। और जब मैं आपको सिमुलेशंस करवाऊंगा तब भी आप देखेंगे कि आपको इनके ऊपर सिमुलेशंस देखने को मिलेंगे। तो मैंने बहुत डिटेल में, शायद बुक में इतना डिटेल में आपको देखने को नहीं मिलेगा रिव्यू प्रोवाइडेड, लेकिन इसीलिए मैंने नोट्स में विद एग्जांपल अलग अलग चीजों को ऑडिट असर्शन के रूप में आपको समझा दिया है कि सर 5 चीजों को हम। तो कितने लोग कॉन्फिडेंट है कि सर आज के बाद इस डेफिनेशन को पढ़कर हम हमेशा पहचान लेंगे कि हाँ ये असर्शन है? फिर मैं एक आध क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, कितने कॉन्फिडेंट है सर? कुछ भी एग्जांपल दे दो, डेफिनेटली विल फाइंड आउट। चलिए सरल सा पूछते हैं आपसे सबसे पहले, कैश में कौन सा असर्शन लगेगा? ऑडिट को किस लेवल पर क्या करना पड़ेगा? कैश। बताइए कैश। कई बच्चे लिख रहे हैं वैल्यूएशन। बेटा कैश के ऊपर भी वैल्यूएशन सबसे सटीक बैठेगा एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। आप एग्जिस्टेंस चेक करोगे ना, कैश भी क्या अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड हो सकती है क्या? अब मैंने यहां पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं बोला है, यहां पर मैंने कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं बोला है। तो आपको यहां पर क्या चेक करना पड़ेगा? एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस में आप देखोगे, और अगर हम देखें तो वैल्यूएशन भी हो सकता है, देखा जाए तो कंप्लीटनेस भी हो सकता है। यार कंप्लीटली कैश डिस्क्लोज की गई है कि नहीं की गई, ऐसा तो नहीं कंपनी ने, तो देखा जाए तो पांचों लग सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परफेक्ट बेस्ट। अब एग्जामिनर आपको ना सबसे ऐसा पूछेगा क्वेश्चन, मोस्ट मोस्ट मतलब जो सबसे ज्यादा आप चेक करोगे, तो सबसे ज्यादा एग्जिस्टेंस में देखी जाएगी, सबसे ज्यादा। सबसे परफेक्ट आपको लग तो पांच हो सकते सर, राइट में है भी कि नहीं, कि आप कैश बता रहे हो आपकी है या नहीं है, किसी और की तो कैश नहीं दिखा रहे हो एग्जिस्टेंस में आप। कौन सी आइटम के ऊपर कौन सा असर्शन लगेगा? तो मैं तो ये कहूंगा कि हर आइटम के ऊपर पांचों असर्शन लग सकते हैं, लेकिन वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को देखकर पता चलेगा कि आपको। अब जैसे लिटिगेशन है, लिटिगेशन में एग्जिस्टेंस भी लग सकता है कि सर वो एक्चुअल में आपके ऊपर अभी आज की डेट में केस एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल हो सकता है। बट राइट एंड ऑब्लिगेशन शायद उसके ऊपर उतना नहीं लगेगा। तो इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है कि इसके ऊपर, इस प्रकार के ट्रांजेक्शन के ऊपर ये वाला असर्शन। ये डिपेंड, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो कितनी सारी आइटम्स होती है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन को देखते समय। तो असर्शन को वेरीफाई करना पड़ता है ऑडिट प्रोसीजर के द्वारा। जो भी ऑडिट प्रोसीजर लगाई जाएगी वो ऑडिटर मैनेजमेंट के द्वारा लिए गए असर्शन को वेरीफाई करने के लिए, कि मैनेजमेंट जो असर्शन ले रहा है वो कितनी करेक्ट है, कितनी एक्यूरेट है। 5 लेवल हम उसमें क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। अब अगली टर्मिनोलॉजी पिछले लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर हमने डिस्कस करना है, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक सेकंड, किसी ने पेन चला दिया, पेन मत चलाए करो यार। इशूअर वर्सेस नॉन इशूअर को तो बाद में पढ़ेंगे, पहले इंडिपेंडेंस रूल को पढ़ेंगे। अब इंडिपेंडेंस इतना इंपॉर्टेंट रूल है कि जैसे पिछले क्लास में स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर ऑडिट में हम कैसे डिसाइड करें, क्योंकि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो एक वर्ड यहां पर मेंशन किया गया है, मेंबर इन प्रैक्टिस मस्ट बी इंडिपेंडेंट व्हेन परफॉर्मिंग प्रोफेशनल सर्विसेज।
तो इसका मतलब सर केवल ऑडिटिंग नहीं, कुछ और ऐसी सर्विसेज आ सकती हैं फ्यूचर में जो पढ़ेंगे हम, जहां पर इंडिपेंडेंस रूल एप्लीकेबल हो सकता है। तो इंडिपेंडेंस इतना ब्रॉडर वर्ड है कि आपको पहचानना पड़ेगा कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट डिसाइड की जाती है फैक्ट से लेकर। फैक्ट, ये माइंड वर्ड जो है यूएससीपीए की बुक्स में कहीं उतना डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन फैक्ट और माइंड दोनों एक जैसे। चलिए मैं आपसे पूछूं, फैक्ट की इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होना चाहिए? फैक्चुअल इंडिपेंडेंस कैसे पता की जा सकती है? फैक्चुअल इंडिपेंडेंस आपको सोचना ही पड़ेगा। अगर आप आंसर गलत देने की सोचने के कारण डरते हैं तो फिर आप सीख ही नहीं पाएंगे। तो गलत हो लेकिन आंसर आना चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपको इस चीज डेवलप करने के लिए। फैक्चुअल इंडिपेंडेंस को कैसे जज करेंगे? किसी फैक्ट को वेरीफाई करने के लिए क्या चीज चाहिए आपके पास? यार कोई फैक्ट, जैसे मैं बोलूं आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, कैसे वेरीफाई करोगे? क्या चाहिए आपको इस चीज के लिए? एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, रिटन एविडेंस। तो सर फैक्ट वाली इंडिपेंडेंस हमेशा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू पता चल सकती है। तो मैं आपसे पूछूं, एक कंपनी में मेरे शेयर्स हैं, एक कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैं उस कंपनी का ऑडिट करना चाहता हूं। बताइए कौन से वाली इंडिपेंडेंस इंपीयर्ड हो गई यहां पर? देखा जाए तो इंडिपेंडेंट फैक्ट के रूप में कोई भी थर्ड पर्सन बता सकता है आकर कि सर आप इस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो, लेकिन आप ऑडिट करोगे तो आप इंडिपेंडेंट नहीं रह पाओगे। ये मैं फैक्चुअल प्रूफ कर सकता हूं। मैं बोलूंगा कैसे प्रूव कर सकते हो? सर देखो, इस कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्टेड है और मैंने अब शेयर होल्डर रजिस्टर निकाला, उसमें आपका नाम है। तो बताइए मेरी जो इंडिपेंडेंस इंपेयर्ड हो रही थी उसको आपने कैसे प्रूव कर दिया कि सर आप इंडिपेंडेंट नहीं है? फैक्चुअल प्रेजेंट कर दिया कि नहीं कर दिया? तो ऐसी इंडिपेंडेंस जो कि फैक्ट के रूप में डिस्क्राइब की जा सके कि आप इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, उसको हम क्या बोल रहे हैं? फैक्ट। फैक्ट जो आप डॉक्यूमेंट्री रूप में क्या कर सकते हो? प्रूफ कर सकते हो। पहचानना पड़ेगा आपको एग्जाम में। तो इसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कि हाँ सर जहां कहीं भी आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा वहां पर आप हम फैक्ट के रूप में प्रूव कर सकते हैं कि आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। वो कंपनी को मैंने लोन दिया हुआ है या कंपनी से मैंने लोन लिया हुआ, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिलेशनशिप इतने हावी हो सकते हैं कि जब कभी भी उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जाऊं तो मैं अपने इस रिलेशनशिप के कारण इन्फ्लुएंस हो सकता हूं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंस जो आपकी इंपेयर्ड हो रही है वो फैक्ट के रूप में क्या हो रही है? इंपेयर्ड हो रही है। तो अब अगर बिल्कुल बुक की लैंग्वेज में डेफिनेशन पढ़े, इंडिपेंडेंस इज फैक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट रेफर्स एक्चुअल स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम रिलेशनशिप। अब देखो कितनी टेक्निकल लैंग्वेज है। इन्फ्लुएंस दैट कॉम्प्रोमाइज ऑडिटर ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है? मतलब पता होगा तभी निकाल पाओगे। ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिविटी मतलब सब्जेक्टिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी। इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, ये ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ दिल्ली। ये हर पर्सन का सोच है या किसी पर्सन की सोच पंजाब में भी हो सकती? नहीं, इंडिया की कैपिटल पंजाब है सर। सर जो चीज सबके लिए विदाउट बायसनेस प्रूफ की जा सकती है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। देखिए इतने मीनिंग आपको निकालने पता होने चाहिए।
ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी। तो ऑडिटर अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो उसकी कहीं ना कहीं जो जो उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। हम उसकी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड या इंडिपेंडेंस ऑफ फैक्ट। जहां विदाउट बायसनेस आ जाए वहां आप ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और जहां बायसनेस आ जाए वहां आप सब्जेक्टिव हो जाते हैं। पर्सन टू पर्सन बोलते हैं ना, पर्सन टू पर्सन परसेप्शन चेंज हो जाता है, वो सब्जेक्टिव्स मैटर होते हैं। बहुत माइन्यूटली आपको ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। तो सर माइंड के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स होने चाहिए, तो एक एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छी जगह से ढूंढ के लिखा है, सीए फाइनल की बुक से। ABC auditor that has been hired to audit the financial statement of a company, एक ABC ऑडिटर को हायर किया गया कंपनी के द्वारा। ABC ऑडिटर एंड ऑडिट टीम डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो जहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो जाता है वहां पर इंडिपेंडेंस फैक्ट के रूप में इंपेयर्ड हो जाती है। जैसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट में सबसे पहला एग्जांपल आ गया आपका कि एम्प्लॉय ऑफ ABC कंपनी ऑडिटर ओन सब्सटेंशियल नंबर ऑफ शेयर ऑफ कंपनी XYZ। मतलब जिस कंपनी का आप ऑडिट करने जा रहे थे उसके की एम्प्लॉइज ने ऑलरेडी क्या कर रखे हैं, शेयर होल्ड कर रखे हैं जिस कंपनी का आप ऑडिट करने जा रहे हैं। आप सोचो, आप अपने आप को रखकर सोचो कि आप एक रिलायंस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो और रिलायंस कंपनी के आपके पास 10% शेयर है, और लेट से आपने 2000 में खरीदे हैं। और अगर आप ईमानदारी से ऑडिट कर दो और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दे दो जिससे कि पब्लिक डोमेन में वो इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो उस कंपनी की शेयर प्राइस क्या हो सकती है, डाउन हो सकती है। तो बताइए, जब उस कंपनी की शेयर प्राइस डाउन हो सकती है तो इनडायरेक्टली आपको भी तो नुकसान हो रहा है, इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली नुकसान हो रहा है। तो आप कोशिश करोगे कि ये इन्फॉर्मेशन अपनी ऑडिट रिपोर्ट से क्या कर दे, स्किप कर दें। आप अपने इस रिलेशनशिप के कारण इन्फ्लुएंस हो गए, आप बायस्ड हो गए, आपने सही ऑडिट नहीं किया। ये क्या है आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट, इसको हम बोल रहे हैं फाइनेंशियल इंटरेस्ट। दूसरा हमने एग्जांपल दिया लोन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके कारण भी आप बायस्ड हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट, लोन, जहां भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आएंगे वहां पर इंडिपेंडेंस फैक्ट के रूप में क्या हो जाती है, इंपेयर्ड हो जाती है। फैक्चुअली उसको क्या किया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है। अब एक आता है अपीयरेंस। अब मैं आपसे एक चीज, क्वेश्चन थोड़ा लाइटर नोट में पूछता हूं। एक बॉय है, एक गर्ल है, या आपको हमेशा दोनों साथ में दिखते हैं। हमेशा आप कॉलेज जाते हैं, आपके कॉलेज में आपने हमेशा देखा होगा स्कूल लाइफ में, एक गर्ल और बॉय हमेशा एक ही डेस्क पे बैठते हैं, लंच भी एक साथ करते हैं, टाइम से आते हैं। अगर वो नहीं आती तो ये नहीं आता, ये नहीं आती तो वो नहीं आता है। आप सब उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप कुछ मीनिंग निकाल लोगे। क्या मीनिंग निकाल लोगे आप, कुछ मीनिंग निकालोगे कि नहीं निकालोगे? क्या मीनिंग निकाल लोगे, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आपके मन में एक दो तीन क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं कि उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। अब रिलेशनशिप आप अपने हिसाब से बना लोगे, आप तो यही सोचोगे ना। आपके दिमाग में एक ही चीज आएगा कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। ये किसका परसेप्शन है? इस रिलेशनशिप को कौन देख रहा है? थर्ड पार्टी देख रही है कि हाँ यार, ये लड़का लड़की मतलब हमेशा साथ में रहते हैं, हमेशा ही साथ में दिखते हैं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि दोनों अलग अलग दिखे हो। तो आपने एक परसेप्शन बना लिया कि यार इनके बीच में दाल में कुछ काला है। तो अगर आप ऐसा सोचो, भले ही इनके बीच में दाल में कुछ काला ना हो सकता है कि ये नेबर्स हो या चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हैं या सिस्टर ब्रदर भी हो सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी क्या अपीयरेंस कर रही है, थर्ड पार्टी क्या सोच रही है कि यार कोई ना ऐसा रिलेशनशिप है। तो आप सोचो, ये ऑडिटर है और ये कंपनी है। ये ऑडिटर इस कंपनी का ऑडिट तो ईमानदारी से करता है, लेकिन थर्ड पार्टी को लगता है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं। बताइए, ये इंडिपेंडेंट फैक्चुअल प्रूफ की जा सकती है या ये अपीयरेंस के कारण दिख रही है? क्या फैक्चुअल प्रूफ की जा सकती है? अपीयरेंस। गिव मी वन एग्जांपल ऑफ, अब आप सोचो ऐसा क्या एग्जांपल हो सकता है जिसमें ऑडिटर की जो इंडिपेंडेंस है वो थर्ड पार्टी
अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप दोनों में से पहचानना कि ये इंडिपेंडेंस यहां इंपेयर्ड हो रही फैक्ट वाली है या अपीयरेंस वाली। ये कंपनी है, इस कंपनी का मैं पिछले 20 साल से ऑडिटर हूं, मैं इसका 20 साल से ऑडिट कर रहा हूं। बताइए यहाँ पे इंडिपेंडेंस अपीयर जो इंपेयर्ड हो रही है वो फैक्ट के रूप में हो रही है या हो भी रही है या नहीं हो रही है? मैं तो झूठ भी बोल रहा हूं, हो सकता हूं। मुझे बताइए यहां पर इंडिपेंडेंस इंपेयर्ड होती दिख रही है या नहीं दिख रही? किसको नहीं दिख रही है वो हैंड रेस कर दें सबसे पहले कि सर हमको तो कुछ नहीं लग रहा, 20 साल से ऑडिट हो रहा है तो क्या दिक्कत है, इसमें इंडिपेंडेंस का क्या रोल आ गया? सोचो आप, क्या मैं किसी कंपनी का 20 साल से ऑडिट कर रहा हूं तो मैं बेईमान हो गया हूं? हम्म। ये तो बेटा आप सोच रहे हो ना कि यार ये भाई साहब इस कंपनी का 20 साल से ऑडिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इनके मैनेजमेंट से ऐसे रिलेशनशिप तो बन ही गए होंगे कि मैनेजमेंट इनको इंसिस्ट करेगा। क्या सलूजा जी यार क्या बात करते हो, आप स्टॉक ऑडिट करने की बात कर रहे हो, वही तो स्टॉक पड़ा है जो पिछली बार आप चेक करके गए हो। तो मैनेजमेंट आपके ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये क्या यहां पर एक्चुअल में मैं इंडिपेंडेंस इंपेयर कर रहा हूं या केवल लोगों को लग रहा है? सर यहां पर केवल लोगों को लग रहा है। एक लॉन्ग टर्म ऑडिट आपका एक एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि लोगों को लग रहा है कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक्चुअल में भाई बहन हो सकते हैं, या हो सकते हैं कि उनकी इतनी गहन मित्रता, उनके पेरेंट्स आपस में फ्रेंड्स हो तो वो बेचारे साथ में रहते हैं। अब आप कुछ भी सोचते रहो, ये तो आपका परसेप्शन है। तो मुझे बताइए जहां थर्ड पार्टी की थॉट प्रोसेस आ जाती है वहां पर इंडिपेंडेंस क्या हो जाती है? अब आप सोचो कि एक मेरी डॉटर की कोई कंपनी हो तो लोगों को लगेगा ना कि सलूजा जी इस प्रकार की कंपनी का ऑडिट सही से नहीं करेंगे, अपीयरेंस भले में ईमानदार हो सकता। तो आपको अपीयरेंस पहचानना पड़ेगा। तो सर अपीयरेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपने हमें क्या दे दिया? क्या दे दिया? अपीयरेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या होगा जो आपको एग्जाम में हमेशा स्ट्राइक हो जाएगा? एक वर्ड तो स्ट्राइक होना चाहिए ना सर। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी इज द कीवर्ड। अवॉइडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट वुड कॉज रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी, reasonable and informed third party who has knowledge of all relevant information and reasonably conclude that the integrity, objectivity और professional skepticism, इस वर्ड को समझेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब थर्ड पार्टी रीजनेबली कंक्लूड कर पा रही कि इनका रिलेशनशिप ऐसा है कि यहाँ पे इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। तो यहां पर इंडिपेंडेंस जो इंपेयर्ड हो गई वो अपीयरेंस के थ्रू हो गई। अब एक स्टूडेंट लिख रहे हैं कि वो इंडिया के हिसाब से आप लिख रहे हैं कि ऑडिटर कैन नॉट डू ऑडिट ऑफ द 5 ईयर, वो इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एक्ट आपने पढ़ लिया, यूएस में ऐसा कुछ नहीं है। और केवल हम इंडिपेंडेंस को समझ रहे हैं, हम अभी स्टेचुटरी ऑडिट के बारे में बात नहीं कर रहे। हमने ये थोड़ी बोला कि स्टेचुटरी ऑडिट ये ऑडिट, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाला दिमाग पहले यहाँ पे कम लगाना है कई बच्चों से कि वो सोचेंगे। तो आप अगर इंडिया के सीए वाला दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है ऑडिट में कई क्वेश्चन आपके इस चक्कर में गलत हो जाए कि यूएस ऑडिट अलग है। लॉजिक वही है लेकिन कुछ चीजें बहुत फर्क है जो आपको ओवर द पीरियड और समझ में आएंगी। अब जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, मान के चलो रोहित शर्मा के साथ में एम्पायर को आप डे बिफोर मैच डिनर करते देख लो तो आप क्या सोचोगे? क्या सोचोगे आप? आपके दिमाग में आ सकता है कि भैया रोहित शर्मा से इस एम्पायर की सेटिंग हो गई है, भले ही एम्पायर उसका फ्रेंडली रिलेशनशिप में हो। या डिनर करने से क्या आप ये इस बात के कंक्लूजन पर आप पहुंच जाओगे कि यहां पर एम्पायर ने ईमानदारी से अपना काम नहीं, क्योंकि ये कौन बोल रहा है, ये तो थर्ड पार्टी सोच रही है ना। तो यहां पर मैंने वही इसको समझाने के लिए एक रेफरी का एग्जांपल दिया है
कि watching referee having dinner with one of the team before sports match, even if the referee is completely fair during the game, the appearance of close relationship one team can make people doubt the fairness of the decision, which is why maintaining appearance of independence is crucial in auditing. तो ध्यान रखिए, ऑडिट में भी आपको अपीयरेंस इंडिपेंडेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी होगा। तो आपको एग्जाम में बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जहां पे आपको फैक्ट और अपीयरेंस को पहचानना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, टेक्निकल एग्जांपल, कि हम अगर एक वेल नोन ऑडिट फर्म को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के लिए अपॉइंट करते हैं, तो आप क्या क्या ऐसे रिलेशनशिप होते हैं। तो सबसे पहले क्लोज सोशल रिलेशनशिप, उसकी हर पार्टी में, उसके फंक्शन में, फोटोज में, सोशल मीडिया में आप उस ऑडिटर और कंपनी का ऑडिटर, ये कंपनी है और ये ऑडिटर है, आप देख लेते। तो सोशल गैदरिंग रिलेशनशिप, आपस में जो भी उनके प्रोग्राम्स होते हैं, फैमिली फंक्शंस होते हैं, उसमें वो ऑडिटर। तो सर क्या इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर लें कि सीपीए किसी से बिजनेस रिलेशनशिप नहीं रख सकता, मतलब अपने रिलेशनशिप नहीं रख सकता? ये कंक्लूजन निकाल लें क्या सर हम इस बात से? यहां पर ये बोला गया कि इस प्रकार के जो इंडिपेंडेंस को थ्रेट होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। इस प्रकार का अगर आपके साथ किसी के क्लोज सोशल रिलेशनशिप है तो उस प्रकार के ऑडिट को एक्सेप्ट मत कीजिए, रिलेशनशिप को भले ही रखिए, ऑडिट को एक्सेप्ट मत कीजिए, ये बोला गया। क्योंकि थर्ड पार्टी तो यही सोचेगी कि यार कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑब्जेक्टिविटी और इंटीग्रिटी कहीं ना कहीं क्या है, कॉम्प्रोमाइज हुई है। और कोई एग्जांपल आप अपीयरेंस से सोच सकते हो? मैंने तो आपको ये दे दिया। और कोई एग्जांपल जो आपके माइंड में आता हो कि हाँ सर। रिलेटिव कंपनी ऑडिट, और इसके अलावा कुछ सोचो जो लगता हो कि दूसरे लोगों को लगेगा नहीं यार ये सलूजा जी और इनके बीच में ऐसा रिलेशनशिप है कि सलूजा जी ने इसका ऑडिट ढंग से नहीं किया होगा। फैमिली पर्सन इन्वॉल्व, वो सब आ गया, रिलेटिव वर्ड में सब आ गए। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताना कौन सी इंडिपेंडेंस इंपेयर्ड हुई है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं इस फर्म को ऑडिट करता हूं, इस फर्म का मेरी फीस मात्र $1000 है, लेकिन ये मुझसे टैक्स की एडवाइस भी लेते हैं। इनका इंटरनल कंट्रोल भी मैंने बनाया है, और इनको किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी होती है और वहां से ओवरऑल मेरी जो रेवेन्यू है वो $90,000 है। $90,000 या $100,000 में यहां से अदर सर्विसेज लेता हूं। बताइए क्या यहां पर किसी प्रकार की कोई इंडिपेंडेंस इंपेयर्ड हुई है या नहीं हुई है? आपको पहले तो आंसर ये देना है, हुई है या नहीं हुई है? मतलब एक्चुअल में फैक्ट वाली हुई है या अपीयरेंस वाली हुई है? कितनों को फैक्चुअल लग रहा है वो हाथ हाथ हैंड रेस कर दे। जिनको फैक्चुअल लग रहा है वो हैंड रेस करें, जरा मैं देखना चाहता हूं कितने हाथ खड़े होते हैं फैक्चुअल में। एक दो, दीपक, मसूद। और कितनों को लगता है कि सर ये माइंड अपीयरेंस वाली इंडिपेंडेंस इंपेयर हो सकती है? कितने लोगों को लगता है? हाथ तो हैंड रेज कर दो, पता तो चले कितने लोग सोच रहे हैं। कुछ बीच वाले भी सोच रहे हैं कि सर हुई ही नहीं है। सैयद, राहुल, अमित, आकांक्षा, प्रेम, ये सब सोच रहे हैं। और बाकी कितने लोग ये सोच रहे हैं कि सर कोई इंडिपेंडेंस इंपेयर का क्वेश्चन ही नहीं आता इसमें, आपने मजे ले लिए हमारे। कितने लोग इस पक्ष में हैं? तीन पक्ष। मुझे बताइए, इस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूं, मेरे मन में कुछ डर होगा, थर्ड पार्टी के मन में कुछ शंका आ सकती है कि नहीं? ये थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी देख रही है सलूजा जी को मात्र $1000 यहां से मिलते हैं,
और लेकिन सारा कारोबार तो इनका 90,000 यहां से है। कारोबार मतलब ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, टैक्स और एडवाइस दे रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करते हैं। तो कल को अगर मैं, ये थर्ड पार्टी तो ये सोचेगी ना कि ऑडिट के दौरान अगर कोई ऐसी चीज निकली तो ये बैलेंस अपनी रिपोर्ट में इस बात को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर इन्होंने कर दिया तो कल को ये कंपनी बोल सकती है सलूजा जी आपसे ऑडिट भी नहीं कराएंगे और आपसे आज के बाद ना तो टैक्स एडवाइस लेंगे ना इंटरनल कंट्रोल लेंगे। बताइए अब कौन सी इंडिपेंडेंस इंपेयर हो गई? अब तो आप समझ गए होंगे सर, इसमें फाइनेंशियल अपीयरेंस वाली यहां पर जो इंडिपेंडेंस इंपेयर्ड हुई है वो अपीयरेंस वाली हुई है बेटा। यहां पर फाइनेंशियल इंटरेस्ट कहां आ गया? क्या मैं इस कंपनी में सिर्फ इस बात के लिए कि मेरा 90,000 रुपए का रेवेन्यू है, मैं इस बात के लिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट सही नहीं करूंगा? क्या केवल इस बात के लिए ये मेरा इंटरेस्ट है कि ये मेरी सर्विस परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए मुझे पैसा मिल रहा है? तो कॉम्पनसेशन मिल रहा है भैया। ये डायरेक्ट इंटरेस्ट कहां है मेरा? फाइनेंशियल इंटरेस्ट। गलत पहचाना आप लोगों ने। जिन लोगों ने आंसर दिया उन लोगों ने इस बात को गलत आइडेंटिफाई कर दिया। अभी कितने लोगों को क्लियर हो गया? हाँ सर, यहां पर इंडिपेंडेंस जो है वो अपीयरेंस के रूप में इंपेयर्ड हो रही है। सभी को क्लियर है ये बात की? कोई शंका है किसी को कि सर बिल्कुल थर्ड पार्टी सोच सकती है कि यार सलूजा जी होली डिपेंडेंट हैं? थर्ड पार्टी सोच रही है, थर्ड पार्टी। जबकि सलूजा जी तो पूर्ण रूप से ईमानदार हैं कि उनको पता है कि भैया कोई दिक्कत नहीं, भले 90,000 मुझे मिल रहे हैं लेकिन मैं अपना ऑडिट का काम अलग हूँ, ऑडिट की सर्विस अलग है, टैक्स एडवाइस अलग है, इंटरनल कंट्रोल अलग है, तो ऑडिट में मिला। लेकिन ये सर्विस मेरी अपने लेवल पर है जहां पर मैं सेल्फ पूरी तरीके से उस कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट। मैं 90,000 मैंने अपने काम के पैसे लिए, मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इस चीज को समझना पड़ेगा आपने। तो हम ये कह सकते हैं कि सर एक्सेसिव नॉन ऑडिटिंग सर्विस इज एग्जाम्पल ऑफ, मैं इनको नहीं पढ़ रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप नोट्स में इसको रीड कर लेंगे मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूं। तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया सर एक्सेसिव नॉन, और लास्ट एग्जाम्पल क्या था? लॉन्ग टेन्योर विद द क्लाइंट। केवल 20 साल से ऑडिट कर रहे हैं सर, इस कारण से आप इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे, ये थर्ड पार्टी सोच सकती है। तो रिलेशनशिप, ऐसा रिलेशनशिप जो कि थर्ड पार्टी की आई में इंडिपेंडेंस को इंपेयर करता, उसी को हम क्या बोलते हैं? अपीयरेंस। तो अपीयरेंस इज अ थर्ड पार्टी। तो आपको जब भी कोई केस स्टडी, सिमुलेशंस या एमसीक्यू देखने को मिलेगा तो आपको दो ही वर्ड ढूंढना है, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी ढूंढ लिया, बाकी अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो इसका मतलब सर दूसरी इंडिपेंडेंस कौन सी है? फैक्ट वाली। तो बीइंग ए ऑडिटर आपको नेसेसरी स्टेप्स लेना चाहिए। सो करना क्या चाहिए? ये बात लिखी, स्टेप टू इंश्योर दैट एक्शन डू नॉट गिव राइज डाउट अबाउट देयर इंडिपेंडेंस। द माइट इंक्लूड लिमिटिंग सोशल इंटरेक्शंस with client personnel, ensuring that non-audit service do not create conflicts, कि नॉन ऑडिटिंग सर्विस आपकी कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करती हो, एंड पीरियडिकली रोटेटिंग ऑडिट पर्सनल टू अवॉइड द अपीयरेंस ऑफ लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी। ये कहीं ना कहीं क्या लिए जा सकते हैं? नेसेसरी स्टेप्स लिए जा सकते। तो आप बताइए इंडिपेंडेंस और अपीयरेंस में 100% क्लियरिटी हो गई है आप सभी को? कोई डाउट किसी को कि सर इस अब आपके दिमाग में ये पिक्चर तो क्लियर हो गई होगी ना कि सर ऑडिट में इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी? क्योंकि पिछले लेक्चर में कई ग्रेजुएट स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि सर ये इंडिपेंडेंट का ऑडिट से क्या रिलेशन है। तो अब आपको पूरी तरीके से क्लियरिटी हो गई होगी। तो जब आप ऑडिट करने जाते हैं तो दो प्रकार की कंपनीज का ऑडिट किया जाता है। एक होता है इशूअर और एक होती है नॉन इशूअर। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पब्लिक डोमेन में सिक्योरिटीज को इशू करती हैं, पब्लिक मार्केट में अपने शेयर इशू करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इशूअर। और नॉन इशूअर जो कि अपनी पब्लिक मार्केट में, पब्लिक डोमेन में सिक्योरिटीज को इशू नहीं करते, दे डू नॉट इशू। बताइए इंडिया में इन कंपनीज को क्या बोलते हैं? इशूअर और नॉन इशूअर में कुछ नाम बोलते होंगे। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम आपने सुना होगा, लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी कह लीजिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब
इशुअर और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब नॉन इशुअर, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी आपको यूएस ऑडिट में देखने को नहीं मिलेगी, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट। तो आई गेस आपको आज के इस शॉर्ट लेक्चर में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। असर्शन मतलब आप सोचिए कि हमने 3 घंटे के जो ओवरऑल लेक्चर पढ़े हैं, 3 घंटे से कम ही होंगे, उसमें आपने 3-4 बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी को सीख लिया है। इंडिपेंडेंस, असर्शन, इशुअर, नॉन इशुअर, रिव्यू। तो आपको बस इन सारी चीजों को अप्लाई करते आना चाहिए। अभी कल कुछ बच्चे एग्जाम देकर आए थे ऑडिट के, ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उनका तो साफ यही कहना है कि सर आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। जो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर जिन्होंने देखे हुए हैं, बच्चे जो एग्जाम देकर आए, उनका यही कहना है कि सर आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको एग्जाम में ऑडिटर बन के जाना है। क्या बन के जाना है? ऑडिटर। अगर आप ऑडिटर बनकर जाएंगे एग्जाम में, ऑडिटर बनकर, तो आप एग्जाम को सच में पास कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच के जाएंगे कि आज मैं 4 बार, तो एग्जाम के 2-3 दिन पहले जो बच्चे कुछ एग्जाम देने जा रहे होंगे, मेरी एक और एडवाइस है आप लोगों को, सीपीए में जो भी किसी भी ऑथर की बुक से आप पढ़ेंगे वो कुछ भी नहीं आएगा, जीरो। सिमुलेशंस बिल्कुल नहीं आएंगे। आप किसी भी सॉफ्टवेयर से पढ़ते हो, बैकर, वाइली, सर्जेंट, रॉजर, ग्लैम, एक भी सिमुलेशंस आपने कभी जिंदगी में नहीं किया होगा ऐसा आएगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, मैंने हर बार हर बच्चे से पूछा है, मैंने पूछा है चारों पेपरों में कि मैंने बेटा कोई ऐसा सिमुलेशन जो तुमने कभी किया? बोले सर हमने कोई ऐसा सिमुलेशन किया ही नहीं जो आप सॉफ्टवेयर में था। चाहे फिर वो बेकर वालों से पूछा होगा, कुछ भी नहीं आएगा वैसा जो आप। सिर्फ एक ही चीज आएगी, ये जो आउटलाइंस जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, बोले सर इनकी एक एक लाइन मोती है। तो आप केवल लेक्चर सुनकर पास नहीं हो सकते, ये भी ध्यान रखना कि आपने सोचा सर के लेक्चर फटाफट सुन लिए। आपको लेक्चर की एक एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा, एक एक लाइन को पढ़कर उसका इंटरप्रिटेशन, उसके एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। क्योंकि अगले 3-4 महीने में जब आप एग्जाम देंगे, तो इस बात को आप अभी से अपनी ड्यूरिंग प्रैक्टिस में ध्यान रखिए कि जो नोट्स, अच्छा सभी लोगों को एलएमएस में वो देखते आ गया है कि लेक्चर हमारे कहाँ से मिल रहे हैं? किसी को कोई, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी पोस्ट कर दिया था हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ।